ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आज अपनी कवर स्टोरी में बात बिहार की करेंगे, जहां विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा घमासान है। विपक्ष कह रहा है कि प्रदेश में सरकार वोट बंदी कर रही है। आरोपों में कितना दम है, इसका विश्लेषण आपके लिए होगा। आज आपको बिहार के अलग अलग गांव और शहरों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर वोटर क्यों कह रहा है कि कागज नहीं दिखाएंगे तो वोट कट जाएंगे। आज तीसरी खबर में बात यूपी के उन 5000 स्कूलों की होगी जिन पर मर्जर की तलवार लटक रही है। आज इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। मर्जर के फैसले पर सियासी महाभारत क्यों छिड़ी है, यह भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट भैया वर्सेस भाऊ। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन पर जारी सियासी संग्राम की, क्योंकि इस मुद्दे ने बारिश का मौसम होने के बावजूद बिहार में चुनावी गर्मी बढ़ा रखी है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। आज इसको लेकर पटना में तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम समेत कई विपक्षी नेताओं ने राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। विपक्ष इस प्रक्रिया पर कई तरह के सवाल उठा रहा है, तो सत्ता पक्ष इस प्रक्रिया को पारदर्शी और जरूरी बता रहा है। शंका, सवालों और विरोध के बीच 25 जून से इस प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है। 25 जुलाई तक प्रक्रिया पूरी करनी है। अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि 2003 में जब यही प्रक्रिया की गई थी तो इसमें 1.5 साल का वक्त लगा था। अब क्या 1 महीने में ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? 2003 के बाद अगर वोटर लिस्ट में संशोधन करना था तो लोकसभा चुनाव के वक्त क्यों नहीं किया गया? अगर बिहार का कोई व्यक्ति सालों से बाहर रह रहा है लेकिन वो बिहार का ही वोटर बनकर रहना चाहता है तो इसमें दिक्कत क्या है? सबसे बड़ा सवाल आधार कार्ड को लेकर है, जिसे मतदाता सत्यापन के लिए स्वीकार नहीं किया जा रहा। विपक्ष का कहना है कि जब ज्यादातर सरकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य है तो यहां मान्य क्यों नहीं है। विपक्ष की शंका यह भी है कि अगर एक भी वोटर छूटा तो उसकी जवाबदेही कौन देगा, क्योंकि लोकतंत्र में हर एक वोट कीमती होता है। या 1999 में हुई सबसे बड़ी सियासी उठापटक का जिक्र करना जरूरी है, जहां एक वोट से तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। इसीलिए विपक्ष चुनाव आयोग से यह सुनिश्चित करना चाहता है कि एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए। तो क्या चुनाव आयोग इस बात की गारंटी देगा? इस सब के बीच बिहार का वोटर इस प्रक्रिया को लेकर क्या सोचता है, इसके लिए एबीपी न्यूज की टीम ने बिहार के अलग अलग इलाकों में जाकर वोटरों से बात की है। हमारे संवाददाताओं ने कई ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास भेजी है। सबसे पहले हम आपको किशनगंज से एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। आधार कार्ड है, आई कार्ड है, हाँ, दीदी का है, मेरा है। फॉर्म तो अब तक नहीं मिला है, फॉर्म अब तक नहीं मिला है। पूछा गया तो बोला कि रंजित मास्टर जो है वो देगा, कब देगा। तो सुना आपने, जिस प्रक्रिया को लेकर बिहार में इतना सियासी हंगामा मचा है, उस प्रक्रिया की रफ्तार का आलम ये है कि अब तक बीएलओ ने लोगों को गणना पत्र यानी फॉर्म तक नहीं दिया है। ऐसा तब है जब 25 जुलाई तक इस प्रक्रिया को पूरा करना है। मुश्किल सिर्फ इतनी भर नहीं है, बल्कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के होने पर भी लोगों के सामने वोट कटने का डर है, क्योंकि इन दोनों दस्तावेजों को सत्यापन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट से बाहर रखा गया है। दिक्कत यही आ रही है कि हम लोग को मान लिया डर है कि मान लिया कहीं ये कागज नहीं बने तो कोई परेशानी बाद में बढ़ जाए, हैं फिर क्या करना होगा नहीं करना होगा, यही सब डर है। हम लोग तो जाहिल आदमी, हम लोग को तो इस सब का उतना तजुर्बा है नहीं। तो बिहार के ये मतदाता अब करें तो क्या करें? किसी के पास अपनी पहचान साबित करने के लिए सिर्फ आधार कार्ड है, किसी के पास वोटर आईडी कार्ड है, इसके अलावा दूसरा कोई दस्तावेज नहीं है। बिहार के गांव-गांव से यही आवाजें उठ रही हैं। मुश्किल ये है कि चुनाव आयोग ने दोनों ही दस्तावेजों को सत्यापन के लिए गैर जरूरी माना है। तो अब क्या होगा? क्या ये लोग अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे? तो 1 हफ्ता का बात बोला, 10 दिन के बाद। अब 10 दिन में नहीं बनेगा तो क्या मेरा बच्चा का नाम कट जाएगा? इसी बात का डर है। हम लोग रहे नहीं रहे, जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है। अगर मेरा बच्चा का नाम कट जाएगा वोटर लिस्ट हर जगह से, तो फिर प्रॉब्लम है ना बाल बच्चा के आगे में, यही डर है। बिहार के किशनगंज जिले के गांव में ये कहानी किसी एक घर की नहीं है। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री ने किशनगंज जिले के पश्चिम पल्ली
और गाछपाड़ा गांव में घूम घूम कर कई लोगों से बात की। ज्यादातर लोग वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर कंफ्यूजन में ही दिखाई दिए, क्योंकि सीमांचल वाले इस इलाके में ज्यादातर लोगों के पास सिर्फ आधार ही उनकी पहचान है, लेकिन आधार इस प्रक्रिया में बेकार है। आधार के अलावा वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और मनरेगा कार्ड भी सत्यापन के लिए स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। किशनगंज बिहार के सबसे ज्यादा आबादी वाले जिलों में से एक है। 17 लाख की कुल आबादी में 68% लोग मुस्लिम समुदाय के हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुसलमानों की आबादी करीब 11,49,000 के पास है। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो काम के लिए बाहर गए हुए हैं। इसके अलावा कुछ लोग दैनिक मजदूर हैं। लोगों का कहना है कि दस्तावेज मुहैया कराने के लिए उनको 3 से 4 दिनों का वक्त दिया जा रहा है। अब जो लोग दैनिक मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं, वो दस्तावेज बनाने के लिए जाए या अपनी मजदूरी पर जाएं। इसके अलावा अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग परेशानी है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, करें तो करें क्या। मजदूर आता 400 रुपया या 500 रुपया मजदूरी मिलेगा, वो भी खर्चा भी होगा और घर में खर्चा भी नहीं है। ये तो आदमी को खाली परेशानी का ही है। आदमी को ये परेशानी है। पहले ठीक था, आधार कार्ड लो, वोटर कार्ड लो, जाओ वोट डालो, अपना घर जाओ। अब ये सब बेफालतू का इधर 100 टका इधर लगाओ, 100 टका उधर लगाओ। ज्यादातर लोगों का यही सवाल है कि जब आधार एक सरकारी दस्तावेज है, ज्यादातर सरकारी योजनाओं में आधार अनिवार्य है, तो फिर सरकार इसे पहचान के दस्तावेज के तौर पर क्यों मान्यता नहीं दे रही। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार सरकार से यही सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि गांव-गांव में एक ही गुहार, हमारे पास तो सिर्फ आधार। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के भूगोल का 73% हिस्सा बाढ़ प्रभावित रहता है। ऐसे में कई लोगों के दस्तावेज बाढ़ में बह चुके हैं। सिर्फ एक आधार ही दस्तावेज के तौर पर उनके पास बचा है। अब जब आधार ही बेकार हो गया है, तो उनकी पहचान पर संकट खड़ा हो गया है। सवाल वही है कि क्या ये लोग विधानसभा चुनाव में वोट डाल पाएंगे? यही नहीं, बिना आधार के वोटर लिस्ट संशोधन की प्रक्रिया क्या सही ढंग से पूरी हो पाएगी? तो आपने देखा कि किस तरह किशनगंज जिले के गांव में इस प्रक्रिया को लेकर वोटर मुश्किल में है। दूसरी तरफ विपक्ष भी इसी प्रोसेस के बहाने सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है कि संघियों ने देश के लोकतंत्र को इस पड़ाव पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां नागरिकों को अपने वोट को बचाने और सरकार द्वारा मतदान का अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव आयोग मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिशें रच रहा है। तो वोटर वेरिफिकेशन के इस प्रोसेस को लेकर बिहार में जमकर सियासत हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग वाली तलवारें खिंच गई हैं। हमने इलेक्शन कमीशन से साफ मांग की गई है, जो डॉक्यूमेंट्स उसको और सरल बनाया जाए। जैसे आप आधार कार्ड इंक्लूड कीजिए, आप जॉब कार्ड इंक्लूड कीजिए, आप मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड इंक्लूड कीजिए। आम जनों के पास यही सारी चीजें होती हैं जो डॉक्यूमेंट होता है। जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो बिहार और बिहारियों के पास नहीं है। तो हमको लगता है कि 70 से 80% तो प्रॉब्लम सॉल्व तब हो जाएगा जब आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड को ये इंक्लूड करें। कोई भी जो भारत के संविधान के तहत जिसको अधिकार प्राप्त है मतदान करने का, कोई व्यक्ति छूटे नहीं। चुनाव आयोग को इसकी गारंटी करनी चाहिए। इसके लिए जो भी आवश्यक शर्तें हैं उन शर्तों का भी अवलोकन करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से काम कर रहा है, ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का या सत्तारूढ़ दल की मदद करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय होने का प्रमाण बिहार और बिहारी गरीब और प्रवासी मजदूर से मांगा जा रहा है कि हम भारतीय हैं कि नहीं। ये क्या है? नोटबंदी के बाद वोटबंदी। पहले जेब से, गरीबों के जेब से रुपया बर्बाद किया और अब वोटबंदी, अब अधिकार छीन रहे। आपके लिए यहाँ ये जानना भी दिलचस्प होगा कि जिस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में उलझे हुए हैं, कई लोगों को उसके बारे में जानकारी तक नहीं है। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा ने किशनगंज के ट्योसा पंचायत में कुछ लोगों से बात की है। आपको जानकर यहाँ हैरानी होगी कि यहाँ ज्यादातर लोगों को इस वोटर वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में खबर तक नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। अभी आपको पता है कि कुछ पुनरीक्षण का कार्य जो है वो चल रहा है? वो तो हम लोग को अभी तक मालूम नहीं हुआ है। तो ये बताइए कि क्या आपको जानकारी है कि इस तरीके का पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है? जी नहीं, जानकारी नहीं है। कोई BLO वाला कोई खबर भी नहीं दिया है हम लोग को। जी नहीं जानकारी। 25 जुलाई तक का समय है, इसके बारे में कुछ पता है आप? जी नहीं। पता भी नहीं? जी नहीं।
BLO आया है घर पर? यहाँ कुछ भी नहीं आया। ऐसा कुछ डायरेक्ट BLO की तरफ से कोई सूचना है नहीं और नहीं मुलाकात है। अच्छा, मुझे ऐसे मोटा मोटी बताइए कि आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है कि बाद में? मेरा 1990 में मेरा जन्म हुआ। 87 के बाद हुआ? आपको कुछ कागज दिखाने पड़ेंगे, आपको पता है ये? जी नहीं, कागज तो हम लोग ऐसा चीज़ नहीं है, लेकिन मेरा दादा परदादा का जो है जन्म यहीं पे है। 1947 में जब देश आज़ाद हुए थे तब से मेरे दादा परदादा यहीं रहते थे, ठीक है। तो जब 2017 को जो बाहर आए थे बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स थे, वो सब बाहर में बहा कर चले गए, तब तक कोई सुधार नहीं किए हैं। क्या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र? नहीं, उस टाइम का तो हम लोग। पासपोर्ट है? पासपोर्ट भी। आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है? आपके पास क्या जमीन से जुड़े कोई कागज? जमीन तो दादा के नाम से होगा। माता या पिता में से किसी का कोई प्रमाण पत्र हो? माता पिता का होगा। उनमें से किसी के पास कोई कागज नहीं है, क्या करेंगे? जो आधार कार्ड से, जो वोटर कार्ड से सरकार इतने 5 किलो राशन आदमी को खिला के बेकम्मा कर दिया, उस वोटर आधार का महत्व तो जब इलेक्शन में वोट में नहीं है। जब वोट देने जाते हैं तो आधार लाइए और वोटर कार्ड लाइए वोट देने के लिए, और वो अभी जब कोई मामला आएगा उस कार्ड का कोई काम नहीं, तो सरकार कार्ड को क्यों चला रहा है? किशनगंज में लोगों की शिकायतों को लेकर हमारी संवाददाता निधिश्री ने यहां के डीएम विशाल राज से बात की। डीएम ने भी माना कि लोगों को इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है। जो आप बात कर रहे थे पर्टिकुलर पॉकेट्स, कुछ पॉकेट्स जरूर निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि अभी भी कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर लोगों तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारा ग्राउंड, मैंने फिर से कहा था कि हम लोगों ने काफ़ी एरियाज़ हमने कवर किया है। बहुत सारे लोगों को अब जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गई है, लोग खुद से वॉलंटियर कर रहे हैं। एक ऐसा माहौल बन गया है जिसमें लोग खुद से प्रयास करते हैं कि हम दूसरों को भी मदद करें। खुद का अब आज से हम लोगों का सेल्फ अपलोड का भी स्टार्ट हो गया है सिस्टम। लेकिन कोई भी मतदाता हैं जो कि खुद से अपना इन्विटेशन फॉर्म खुद से ऑनलाइन भर सकते हैं voters.eci.gov.in पे। बिहार के वोटर लिस्ट संशोधन में वेरिफिकेशन के लिए जरूरी दस्तावेजों को लेकर लोगों के बीच काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। ऐसे में आज हमने उन दस्तावेजों की एक बुकलेट तैयार की है जो वेरिफिकेशन के लिए जरूरी है। बीएलओ की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक पासपोर्ट साइज फोटो, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकार की तरफ से जारी पहचान पत्र या आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, घर जमीन की रजिस्ट्री का पेपर, पासपोर्ट और किसी अधिकारी की हस्ताक्षर की गई पारिवारिक वंशावली। इनमें से कोई भी एक दस्तावेज सत्यापन के लिए मुहैया कराना होगा, लेकिन ध्यान रहे इसमें आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल नहीं है। बिहार की राजधानी पटना में भी बीएलओ घर घर जाकर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का इस प्रोसेस को लेकर क्या कुछ कहना है, पटना से हमारे संवाददाता शशांक कुमार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। इस वक्त हम पटना के राजीव नगर इलाके में हैं। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से मिल रहे हैं, उनको इन्विटेशन फॉर्म दे रहे हैं। देखिए, सच में घर में मौजूद हैं। ये भी इसका डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा। तो ये क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने में कि ये मतलब आपको मतलब ये 11 मतलब दिया गया है आपको, मतलब इसमें से एक भी लगा सकते हैं, जैसे आवासीय हो गया है, ये जन्म प्रमाण पत्र है या पासपोर्ट है, सब ये मतलब अगर इसमें से एक लगा सकते हैं करंट। अच्छा, ये जो अभियान शुरू हुआ उसको कैसे देख रहे हैं? मतलब वोटर लिस्ट की शुद्धता, निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने कदम उठाया है। नहीं, ये निर्वाचन आयोग ने अच्छा कदम उठाया। इससे जो जेन्युइन वोटर है वो क्लियर हो जाएगा और जो अवांछित हैं वो साइड हो जाएंगे। चुनाव भी इसी साल होने हैं बिहार में। बिहार से ही अभियान शुरू हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि मतदाताओं का नाम ही काट दिया जाएगा, बीजेपी के सारे पे चुनाव आयोग काम कर रहा है। ऐसा बात नहीं है। चुनाव आयोग का जो कदम है इसको कैसे देखें? अच्छा है। दस्तावेजों की जरूरत है वो है आपके पास? हाँ है। लेकिन आधार पैन नहीं होने से लोग कह रहे हैं कि थोड़ी दिक्कत है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं? वो तो आधार तो होना ही चाहिए, कहे कि वो तो अपना पहचान ही है हमारा, तो उसका भी एक कॉलम होना चाहिए था। सबके पास तो पासपोर्ट वगैरह होगा नहीं। चुनाव होने हैं बिहार में इसी साल, उसके पहले ये वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है, तो लोगों का नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा। आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, यही
वो फॉर्म है जो हम आपको कैमरे पे दिखा रहे हैं। इला इनका नाम है, इनके घर जो है BLO आई हैं। इसमें जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, फिर पिता का नाम, उनका इपिक नंबर, माता का नाम, इपिक नंबर, यदि उपलब्ध है तो जीवन साथी का नाम, यही वो फॉर्म है। देखिए यहाँ फ़ोटो पुराना लगा हुआ है, एक नया फ़ोटो भी जो है वहाँ पे लगेगा। अब हम अपनी दूसरी खबर का रुख करते हैं और हमारे इस खबर के केंद्र में यूपी के वो 5000 स्कूल हैं जिन पर तालाबंदी का खतरा मंडरा रहा है। इस खबर को आपने अखबारों और सोशल मीडिया पर देखा होगा, लेकिन आज हमने इस खबर को भारत की बात में इसलिए उठाया है क्योंकि ये आपसे, आपके बच्चों से और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में सरकार 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करेगी, जिस वजह से करीब 5000 प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएंगे। यानी जिस भी स्कूल में 50 से कम छात्र हैं उन्हें दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा, जिसका सीधा असर बच्चों की शिक्षा पर होगा। यूपी सरकार के इस फैसले की वजह से अभिभावकों की टेंशन बढ़ गई है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ विपक्ष ने भी मोर्चा खोल रखा है। विपक्ष कह रहा है कि यूपी सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मामला कोर्ट में भी है और आज लगातार दूसरे दिन हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से कहा गया कि सरकारी ऑर्डर कहता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होने से शिक्षा का दायरा घटेगा, लेकिन सरकार के इस फैसले से सर्व शिक्षा नीति प्रभावित हो सकती है। बच्चों के लिए स्कूल दूर हो जाएंगे, इसलिए फैसला रद्द होना चाहिए, जिस पर सरकारी अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि फैसला नियम के अनुसार लिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि छात्र हितों को प्राथमिकता पर रखा जाना चाहिए। ये कहते हुए जस्टिस पंकज भाटिया ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस पंकज भाटिया ने सरकारी अधिवक्ता से मौखिक तौर पर कहा कि अग्रिम कार्रवाई फैसला आने तक रोक दी जाए, लेकिन लिखित ऑर्डर नहीं दिया है, इसलिए इस मामले पर अब फैसले का इंतजार है। हमारा तर्क यही है कि जो स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है या जिनको पेयरिंग की जा रही है वो 1 किलोमीटर के दायरे से बाहर है और RT एक्ट किसी भी स्कूल को बंद होने के लिए नहीं कहता। अगर छात्र उसमें इनसफिशिएंट हैं या कम हैं तो छात्र को उस विद्यालय को ऐसा बनाया जाए, ऐसा डेवलप किया जाए कि वो विद्यालय जो स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म प्रिस्क्राइब्ड हैं वो फुलफिल हो सके। RT एक्ट ये कहता है कि स्कूल को यूनिट नहीं माना जाएगा, हर कक्षा को एक यूनिट मानते हुए उस पे बच्चों का रेशियो देखा जाएगा। तो कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन यूपी सरकार के इस फैसले से कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ऐसे कि स्कूल बंद होने से क्या बच्चों की पढ़ाई पर असर नहीं पड़ेगा? क्या स्कूल बंद होने से शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी? अगर दूसरा स्कूल दूर है तो बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब आपको सरल शब्दों में देंगे, लेकिन पहले लखनऊ से आई एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाँ, और सब लोग मना कर रहे कि बहुत दूर स्कूल है इसलिए नहीं जाएंगे। लखनऊ के प्राइमरी स्कूल में पढ़ रही इस बच्ची का ये सवाल सरकार से है, क्योंकि एक सरकारी आदेश ने इसके भविष्य को संकट में डाल दिया है। रहीम नगर 2 प्राथमिक विद्यालय और अभी जानकारी के मुताबिक यहाँ के बच्चों को रहीम नगर 1 में शिफ्ट कर दिया गया। अगर आप इस स्कूल की हालत देखें तो इसमें लगभग 4 कमरे हैं, नीचे की तरफ में 3 कमरे और ऊपर की तरफ में 1 कमरा। 50 से कम छात्रों वाले प्राइमरी स्कूलों का दूसरे स्कूलों में मर्जर होगा, जिसका यूपी की राजधानी लखनऊ में असर भी दिखने लगा है। मर्जर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लखनऊ में करीब 133 प्राइमरी स्कूल के मर्जर को लेकर पत्र जारी हुआ है। सरकार के इस आदेश के बाद एबीपी न्यूज ने लखनऊ के अलग अलग स्कूलों की पड़ताल की तो पता चला कि 2 जगह पर स्कूल शिफ्ट हो चुके हैं, कुछ जगह पर शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। रहीम नगर 2 के स्कूल के बच्चों को रहीम नगर 1 में शिफ्ट किया गया। मार्टिनपुरवा के स्कूल के बच्चों को कैबिनेटगंज शिफ्ट किया गया है। निशातगंज के बजरिया और महानगर को भी शिफ्ट करने की बात है, लेकिन अभी दोनों शिफ्ट नहीं हुए हैं। इस फैसले का असर बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों पर दिख रहा है, इसलिए शिक्षक भी कह रहे हैं कि उनका स्कूल शिफ्ट नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि मेरे सराउंडिंग में 2 किलोमीटर के दायरे में कोई विद्यालय नहीं है। मैंने लिख के दे दिया।
सर जा ही नहीं रहे हैं फिलहाल। असली संकट तो इन बच्चों पर आया है जो अभी तक घर के पास के प्राइमरी स्कूल में जाते थे, लेकिन अब इनका स्कूल दूसरी जगह हो गया है, जिसकी चिंता इनके चेहरे पर दिख रही है। हाँ, और सब लोग मना कर रहे कि बहुत दूर स्कूल है इसलिए नहीं जाएंगे। अगर यहाँ से स्कूल नहीं जाएगा तो हम लोग यहीं पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जब 5वां पास कर लेंगे तो फिर उसके बाद कहीं और जाएंगे हम लोग। आप भी दूसरी जगह जा पाओगे? आप दूसरे स्कूल में नहीं जा पाओगे। तो यहाँ किसके साथ रहते हो? दादी। अच्छा, तो दादी क्या कह रही हैं, जब दूर जाएगा स्कूल तो क्या करोगे? दादी कह रही हैं सब लोग मना कर रहे हैं। हमारी पड़ताल की एक तस्वीर और दिखी। कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिनकी पहले हालत बहुत खराब थी, लेकिन अब उन्हें बेहतर स्कूल में मर्ज किया गया है, जिससे शिक्षक और बच्चे दोनों खुश हैं। एक तो टीन शेड था सर, न छत थी और चूता भी था। बरसात में तो ऐसी दिक्कत हो जाती, पूरा एकदम भर जाता था। अपेक्षा ये? हाँ, बहुत अच्छा। हालांकि ज्यादातर बच्चों ने यही कहा कि उनको दूर शिफ्ट नहीं किया जाना चाहिए, इससे उनकी पढ़ाई छूट जाएगी। जो दर्द बच्चों का है वही दर्द अभिभावकों का भी है। अभी तो हम लोग से नहीं पूछा गया है, बच्चों को बताया गया था तो उसने आके घर पे बोला कि स्कूल यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। पहले यहाँ पे आरकन्या की साइड बोल रहे थे तो यहाँ पे तो चलो भेज सकते थे, लेकिन अब दूर जाएगा तो कैसे भेज पाएंगे बच्चे को। ये जौनपुर की तस्वीर है, जहाँ स्कूलों के मर्जर के बाद 23 बच्चों पर पढ़ाई छूटने का खतरा मंडरा रहा है, और इसी दर्द को लेकर ये बच्चे आज डीएम कार्यालय के बाहर धरना देने पहुंचे। बच्चों का कहना है दूसरा स्कूल बहुत दूर है, वहाँ जाने में रेलवे है, रोड है और हाईवे भी है, हमें इसलिए डर लगता है। घर वाले क्या कहते हैं? नहीं जाने के लिए कहते हैं यही स्कूल खुलेगा। न खुला तब नहीं जाएंगे, यही स्कूल खुलेगा। पढ़ाई कैसे होगी? नहीं होगी। यूपी सरकार के इस फैसले से लखनऊ में शिक्षक से लेकर अभिभावकों और बच्चों में टेंशन दिखी है। यूपी में 5000 स्कूलों पर आए संकट से एक डर फैल गया है, और ये डर अब इन स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों और अभिभावकों को परेशान कर रहा है। शिक्षकों को डर है कि उनकी नौकरी जा सकती है, दूसरी तरफ अभिभावक इस डर में हैं कि बच्चों के भविष्य का क्या होगा। शिक्षकों को डर है कि कहीं सरकार भविष्य में ये कहकर उन्हें ना निकाल दे कि उनके पास सरप्लस शिक्षक हैं, जबकि अभिभावक इसलिए परेशान है कि बच्चे कई किलोमीटर दूर पढ़ने कैसे जाएंगे। शिक्षकों को डर है कि आने वाले समय में सरकार नई भर्ती नहीं करेगी। वहीं अभिभावक इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं बच्चों की पढ़ाई ही ना छुड़वानी पड़ जाए। इस डर के बीच विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। इस पर हमने रिसर्च की तो पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27,308 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ही 5000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, यानी 5000 स्कूलों पर संकट है। जहां तक शिक्षकों की नौकरी जाने वाले डर की बात है, तो आपको बता दें कि किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी, उन्हें भी दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। इस पूरे मामले पर विपक्ष ने भी योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, शिक्षा का विलय नहीं, ये तो भविष्य का वध है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने हजारों प्राथमिक स्कूलों को जबरन मिलाकर शिक्षा को कागजों में समेट दिया है। बच्चे भटक रहे हैं, स्कूल गिनती में सिमट रहे हैं। सरकार कहती है जहां बच्चे कम हैं वो स्कूल बंद करके बड़े स्कूल में मिला दो। सवाल यह है कि बच्चे कम क्यों हैं? क्योंकि शिक्षक नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं। शिवपाल यादव ने अपनी एक्स पोस्ट में एक आंकड़ा भी दिया है। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है, उत्तर प्रदेश में 1,50,000 से ज्यादा पद खाली हैं। ट्रांसफर नीति अस्त व्यस्त है, शिक्षकों पर गैर शैक्षणिक कार्य का बोझ है। योगी सरकार के इस फैसले ने राजनीति को गरमा रखा है। बच्चों के भविष्य का जिक्र करते हुए विपक्ष सड़क पर जोरदार प्रदर्शन कर रहा है। विरोध की आवाज उत्तर प्रदेश के कोने कोने से उठ रही है। योगी सरकार के 5000 स्कूलों को मर्ज करने के फैसले के खिलाफ विपक्ष से लेकर शिक्षक तक लामबंद है।
ये मेरठ की तस्वीर है जहां चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्कूल के मर्जर के फैसले के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद की। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मर्जीकरण के नाम पे स्कूलों को बंद किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद पढ़ने वाले बच्चों की दलित समाज के, मुस्लिम समाज के, पिछड़े समाज के बच्चे हैं। क्या आप उत्तर प्रदेश को बदतर प्रदेश बनाना चाहते हैं? मेरठ में ही कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मोर्चे खोले खड़े हैं। मुद्दा यहाँ भी 5000 स्कूलों के मर्जर का है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर जेल यात्रा करने के लिए तैयार है। तानाशाही के निर्णय लेते हैं लखनऊ और दिल्ली में बैठ के, उसी का ये नमूना है और इसके पुरजोर विरोध प्रदेश स्तर पर कांग्रेस कर रही है और करती रहेगी। आम आदमी पार्टी भी बच्चों की शिक्षा को मुद्दा बनाते हुए सड़कों पर उतरी। लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तख्ती, पोस्टर और बैनर था जिस पर लिखा था मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। इसलिए 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर स्कूल होना चाहिए। ये देश का राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि शिक्षा के अधिकार का कानून कहता है। मासूम बच्चों का भविष्य जानबूझकर अंधकार में डालने का ये काम हो रहा है। गर्मी के मौसम में इस मुद्दे की तपिश बढ़ती जा रही है। विपक्ष ने इसे और बढ़ा दिया है, जिसे इसमें साजिश की बू आ रही है। ट्रांसपोर्ट का कि बच्चे कैसे पहुंचेंगे और खासकर हमारी बेटियां कैसे पहुंचेंगी। सरकार क्योंकि नौकरी नहीं देना चाहती है, इसीलिए स्कूलों को कम करना चाहती है और सरकारी नौकरी न देने का मतलब है आरक्षण को छीन लेना। एक तरफ यूपी में 5000 स्कूलों का मर्जर शुरू हो चुका है, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है विद्यालय नहीं बचेंगे तो देश का भविष्य नहीं बचेगा, जिसको लेकर जगह जगह से विरोध की आवाज सुनाई दे रही है। इस मामले पर बड़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया पर अपना ओपिनियन दे रहे हैं। लोगों ने इस मसले को लेकर लिखा है कि यह फैसला जमीनी सच्चाई को जाने बिना लिया गया फैसला है। शहरी दृष्टिकोण से गांवों का मूल्यांकन गलत नतीजे देगा। सरकार का यह फैसला गांव, गरीब और शिक्षा के खिलाफ है। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। कौन से राज्य में काम कर रहे हो? महाराष्ट्र में ना? महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र में दुकान है तुम्हारा, मराठी में बात करने का ऐसा करके ना, अंदर से मराठी में बात नहीं किया तो तुम्हारा दुकान पर तोड़ देंगे, तुमको इधर से भगा देंगे। सॉरी, मुझे माफ कर दो। ये तो गड़बड़ नहीं था, वो सबक थी कि बाबा ऐसा मत करो। तो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते हैं क्या? जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? कोई भी जो हिंदुओं को ऊपर हाथ उठाएगा तो हमारी सरकार सहन करने वाली है नहीं। 20 साल बाद कल मुंबई के वर्ली में ठाकरे बंधु एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे। ऐसे पोस्टरों से महाराष्ट्र का कोना कोना पटा हुआ है, क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ मराठी अस्मिता का झंडा बुलंद करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में एक बार फिर से हिंदी बनाम मराठी की जंग छिड़ गई है। हिंदी भाषियों के खिलाफ शिवसेना का जो विरोध सालों पहले महाराष्ट्र में देखा जाता था, ठीक वैसी ही विरोध की तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि अपनी अपनी सियासी जमीन को साधने के लिए सुविधा के मुताबिक हर किसी ने चुप्पी साधी हुई है। वरना बताइए, अगर कानून के डंडे का डर होता तो किसी की हिम्मत हो सकती थी कि सिर्फ मराठी भाषा न जानने के अपराध में किसी की सरेआम पिटाई करके उसे नीचा दिखाया जाता। लेकिन सब कुछ आंख के सामने हो रहा है। भैया वर्सेस भाव की इस जंग में वोट बटोरने के लिए इसे अब हिंदू मुसलमान का रंग भी दे दिया गया है। ये आपस में मारपीट की कोई आम तस्वीर नहीं है। ये वो तस्वीर है जिसने
महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अपने दुकान पे थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा। तो आइंदा से मैं ऐसे गलती नहीं करूँगा। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। समझने में कोई भूल मत करिएगा, क्योंकि सॉरी किसी गलती के लिए नहीं बल्कि गैर मराठी होने के लिए बोला जा रहा है। हम लोग पहले निवेदन देते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो फिर हम हमारे स्टाइल से काम करते हैं। सुन रहे हैं ना, खुद को कानून से ऊपर समझने वाले ये राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के सैनिक हैं, जो महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता के ठेकेदार बने हुए हैं। कुछ गलतियां होती है ना, और वो गलतियां ऐसी है कि हमारे मराठी के अस्मिता के ऊपर आई, लेकिन क्यों मारा? और विचार एक ही देख रहे हैं, बाकी लोग भी लेते हैं दरबार फरबार, उसमें क्या होता है? तो ये तो दरबार नहीं था, वो सबक थी कि बाबा ऐसा मत करो। तेवर देख लीजिए मैडम के, मराठी नहीं बोलोगे तो थप्पड़ मारकर सबक सिखाएंगे। चलिए, सही गलत और न्याय अन्याय की बात तो इनसे बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि मसला क्या है। भैया वर्सेस भाव का पहला एपिसोड 29 जून को शुरू हुआ था। तुम क्या बोले? क्यों मराठी बोलने का? अरे मार गया। क्यों मराठी बोलने का मतलब? ऑफिस में आए थे, हमको थोड़ी मालूम है कभी कंपलसरी हुआ सीखने का। इतना पड़ेगा हमको। तस्वीरें मुंबई से सटे मीरा रोड की हैं, जब 29 जून की रात करीब 10:30 बजे जोधपुर स्वीट्स के मालिक को राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ता सिर्फ इसलिए घेरे हुए थे क्योंकि उन्हें मराठी नहीं आती है। कौन से राज्य में काम कर रहे हो? महाराष्ट्र में ना, इतना वाले महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा गजब की गुंडागर्दी है। अगर राजस्थान का एक व्यक्ति महाराष्ट्र में जाकर मिठाई की दुकान चलाता है और कहता है कि यहाँ सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो उसी की दुकान में खड़े होकर थप्पड़ों की बरसात कर दी जाएगी। म्युनिसिपालिटी वाले है ना, 7-8 लोग आए दुकान के अंदर, और उसके बाद में 4 जन है कैश काउंटर पे गए। वो है ना सीधा है ना पानी का बोतल मांगा, तो जो कैशियर मेरा था उसने बोला कि छोटा वाला चाहिए कि बड़ा वाला चाहिए पानी का बोतल। तो उन्होंने बोला कि हिंदी मराठी में बात कर। तो मराठी बात के ऊपर बोलने के बाद उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। 2 दूसरे भी स्टाफ बाजू में खड़े थे, उनको भी बोलते हैं कि भाई मराठी बोलने का, और महाराष्ट्र में दुकान है तुम्हारा, मराठी में बात करने का। ऐसा करके ना आइंदा से मराठी में बात नहीं किया तो तुम्हारी दुकान पर तोड़ देंगे, तुमको जैसे भगा देंगे। मीरा रोड के जोधपुर स्वीट्स में मैं मौजूद हूँ। यहाँ के दुकानदार बाबूलाल चौधरी पर मनसे कार्यकर्ताओं ने बुरी तरह से पिटाई की। ये वही घटनास्थल है, 29 जून की रात की बात है जब ये पूरी वारदात यहाँ पर हुई, जिसके बाद 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। सवाल कार्रवाई को लेकर उठ रहे हैं कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। पूरे मीरा रोड में व्यापारी संघ ने बंद भी बुलाया था, उसके बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई बड़े स्तर पर नहीं देखी। मामले ने तूल पकड़ा तो एकनाथ शिंदे की पार्टी के संजय निरुपम दुकानदार से मिलने पहुंचे और एमएनएस की गुंडागर्दी पर सवाल उठाए। जो कमजोर लोग हैं ना उन पे हमला करते हैं, जो मजबूत हैं उनसे जाके लड़के दिखाइए ना। बड़े बड़े अदानी अंबानी से मिलने जाते हैं, मराठी में बात करते हैं क्या वो लोग? तब जब वो हिंदी में बोलते हैं तो उनको थप्पड़ मारते हैं क्या? तो बेचारे जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनको क्यों सताना? लेकिन राज ठाकरे की पार्टी के जिला अध्यक्ष को सुनिए, जो बड़ी ही बेशर्मी के साथ अपनी गुंडागर्दी को जायज ठहरा रहे हैं। वो जिस तरीके से वो आदमी एटीट्यूड दिखा रहा था या जिस तरीके से हमारे लोगों से बात कर रहा था, तो वहाँ दूसरा कोई भी मराठी आदमी होता तो उसके साथ वही करता। ये क्या पहली बार हो गया क्या हम मराठी में बात नहीं करेंगे? तो क्या हम लोग मारते रहते हैं क्या? मीरा रोड पुलिस के मुताबिक अब तक 7 एमएनएस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इन सबको
पूछताछ के लिए 2 दिन में हाजिर रहने के आदेश दिए हैं। लेकिन कानून का डर होता तो 2 दिन में कुछ अलग तस्वीर सामने आती। तस्वीरें 1 जुलाई की हैं, जब मुंबई से सटे ठाणे में मोबाइल रिचार्ज को लेकर एक दुकानदार और ग्राहक के बीच बहस हो रही थी। बहस हाथापाई में बदल गई और फिर ग्राहक को पीटकर लहूलुहान कर दिया गया। दुकानदार को हिरासत में लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया था, यानी कानून के हिसाब से जो करना चाहिए था वो कर दिया था। लेकिन ग्राहक को न्याय दिलाने के लिए उद्धव ठाकरे के पूर्व सांसद राजन विचारे बीच में आए, क्योंकि ग्राहक मराठी था और दुकानदार हिंदी भाषिक। ये तस्वीरें शिवसेना के पूर्व सांसद राजन विचारे के कार्यालय की हैं, जहां मोबाइल रिचार्ज वाले दुकानदार की पेशी करवाई गई है। मेरा नाम षणमुख पुजारी है। मैंने कल थोड़ा अपने दुकान पे थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा। तो आइंदा से मैंने ऐसा गलती नहीं करूंगा। सॉरी, मुझे माफ कर दो। कान पकड़कर माफी मंगवाई गई, पैर छुए, लेकिन बावजूद इसके नेताजी के हिसाब से अभी न्याय नहीं हुआ था। इसके बाद दूसरा दुकानदार भी माफी मांगता है। तू बोल पहले तो नाव नाव बोला था वैसे बोल कान पकड़ बोल पूरा ठीक से पकड़। लेकिन उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि यहाँ हिंदी वर्सेस मराठी का कोई मामला नहीं है। महाराष्ट्राची ताकद काय ती दाखवली आणि वाद हा जो आहे हिंदी विरुद्ध मराठी, हा वाद जर असेल तर तो वाद भाजपने स्वतःच्या फायद्यासाठी निर्माण केलेला वाद होता। हा GR काढण्याचीही गरज नव्हती। आदित्य ठाकरे भाषा विवाद वाले एंगल से इनकार कर रहे हैं, लेकिन कहानी तो एक कदम और आगे बढ़ गई जब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे इसे हिंदू मुसलमान की तरफ ले गए। हमारी सरकार एक हिंदुत्व विचार की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री जी इसके बारे में बहुत गंभीर है, मगर जो एक्शन लिया जाएगा वो आप कुछ दिनों के लिए रुकिए। जब जेल के बाहर निकलेंगे ना, तब उनके चलने की स्टाइल से आपको समझ जाएगा कि किस तरीके से एक्शन लिया गया है। कोई भी जो हिंदुओं को ऊपर हाथ उठाएगा तो हमारी सरकार कुछ सहन करने वाली है नहीं, कि हम जो मंत्री बने हैं, हमारी जो सरकार आई है वो हिंदू समाज के वजह से ही आई है। मुंबई छोड़ने की इस बात के लिए नितेश राणे की तारीफ करनी चाहिए कि वो खुलकर स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू समाज की वजह से ही वो सरकार में है, इसलिए हिंदुओं पर आंच नहीं आने देंगे। लेकिन हिंदू तो महाराष्ट्र के मराठी भी हैं, और शायद इसीलिए नितेश राणे ने साफ कर दिया कि हिंदुओं पर हो रहे हमले इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश का हिस्सा हैं। जिनके वजह से आज हम मंत्री और हम मंत्रालय में बैठे हैं, कोई उनके तरफ अगर गंदी नजर से देखते होंगे ना, तो आप कुछ भी मेरे को बताइए, बोलिए, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर हम लोग जिन्होंने हाथ उठाया, क्योंकि ये जो हाथ उठाने वाले हैं ना, ये जिहादियों से कम नहीं है। जो ये जिहाद इस तरीके से हिंदू राष्ट्र को बांटने का काम करते हैं, गजवाए हिंद के अंतर्गत हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग उन्हीं को मदद कर रहे हैं। महाराष्ट्र में राजनीति का वोल्टेज हाई है और इसीलिए नितेश राणे के हमले का जवाब देने में राज ठाकरे की पार्टी ने बिल्कुल देर नहीं लगाई और हिंदू और हिंदी के बीच का फर्क समझाने आ गए। I think Nitesh Rane should understand one thing, that we are Hindu, but we are not Hindi. See, even Marathi people got beating from some Beparis in Thana. What Nitesh Rane has to say about this? Does he agree to that? If anybody insults Marathi, त्याच्या कानाखालीच पडणार. आपके मन में सवाल होगा कि अचानक क्यों महाराष्ट्र में गैर मराठियों पर हमला होने लगा। आखिर क्यों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने 20 साल बाद साथ आने का फैसला कर लिया। दरअसल इस पूरी पिक्चर के सेंटर में है बीएमसी का चुनाव। बीएमसी देश का सबसे अमीर निकाय है और इस पर कब्जा बरकरार रखने की चुनौती उद्धव ठाकरे के सामने है। ठाकरे बंधुओं को मराठी अस्मिता का झंडा उठाने का मौका सरकार की नई शिक्षा नीति के फैसले से मिला, जिसमें महाराष्ट्र में 3 भाषा की नीति लागू की गई थी और हिंदी को अनिवार्य बनाया गया था। लेकिन फैसले का ऐसा विरोध हुआ
कि सीएम फडणवीस को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। आम्ही असा निर्णय केलेला आहे की त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात ही भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी, ती कशा प्रकारे करावी, कुठली करावी, काय मुलांना चॉईस द्यावा, याचा निर्णय करण्याकरता राज्य सरकारच्या वतीनं डॉक्टर नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात एक कमिटी तयार करण्यात येईल। लेकिन सवाल यह है कि महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को अपना ही फैसला वापस क्यों लेना पड़ा, तो इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलिए। महाराष्ट्र सरकार ने 17 अप्रैल को एक सरकारी आदेश जारी किया था, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य भाषा के तौर पर लागू करने को कहा गया था। 3 भाषा फॉर्मूले में मराठी, अंग्रेजी और हिंदी को शामिल करने की बात थी, लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मोर्चा खोल दिया। ये विरोध इतना बढ़ा कि उद्धव और राज ठाकरे के बीच मतभेदों को दूर करके उन्हें पास ले आए और दोनों भाइयों ने 5 जुलाई को सरकार के इस फैसले के विरोध में बड़ी रैली का ऐलान किया। अनेक जे विषय आहेत महाराष्ट्राशी संबंधित, मला असं वाटतं की त्या सगळ्या गोष्टींचा एक सामूहिक त्याला विरोध कळलं का, खास करून हिंदीला, खास करून हे भाषेच्या सक्तीला, याच्यासाठी म्हणून तो 6 तारखेचा मोर्चा आहे। मी बाकीच्या राजकीय पक्षांशी मी बोलीनच। आणि लेकिन 29 जून को फडणवीस सरकार ने हिंदी से जुड़े दोनों सरकारी प्रस्ताव वापस लेने का ऐलान कर दिया। बावजूद इसके ठाकरे बंधुओं की रैली का फैसला नहीं बदला और अब 5 जुलाई को दोनों वर्ली में मराठी विजय दिवस के नाम से रैली करने जा रहे हैं। 5 जुलाई यानी कि कल दोनों ठाकरे भाई साथ आएंगे और एक मंच पर मराठी भाषा के मुद्दे पर जो मुद्दा उठाया गया था उस पर विजय सभा करते हुए दिखाई देंगे। NSCI डोम में तैयारियां बड़े स्तर पर शुरू हैं। यहां पर बैठने की क्षमता 7 से 8 हज़ार लोगों की है और ऐसे में उससे ज़्यादा लोगों की आने की उम्मीद जताई जा रही है। बहुत बड़ी LED स्क्रीन को यहाँ पर लगाया जा रहा है, जिसमें जब भाषण के दौरान और कार्यक्रम की शुरुआत में बाला साहेब ठाकरे की तरफ से जिस तरह के भाषणों का निर्देश दिया गया है मराठी के मुद्दे पर, वो क्लिप्स यहाँ पर दिखाए जाएंगे। दरअसल राज और उद्धव दोनों का मकसद इस रैली के जरिए मराठी मानुष की जीत बताना है। दोनों भाई कल इस बात का क्रेडिट लेंगे कि मराठी भाषा के रक्षक वो ही हैं और उन्हीं की वजह से सरकार को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा। लेकिन फडणवीस भी राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं, उन्हें भी मराठी वोट में सेंध लगने का डर है, तो उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक चला और 3 अक्टूबर को अभिजात मराठी भाषा दिवस मनाने का ऐलान कर दिया, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि महाराष्ट्र में उसके गैर मराठी होने का संदेश जाए। लेकिन सवाल यह है कि दोनों तरफ मराठी वोटों के लिए इतनी बेचैनी क्यों है। एक दौर था जब बाला साहेब ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दिखाई देते थे, लेकिन उत्तराधिकार की लड़ाई में राज ठाकरे ने रास्ता बदल लिया। पक्षासाठी जी काही गोष्ट करायची होती ती जी गोष्ट मी आतापर्यंत करत आलो, पण याच्या पुढे ते शक्य होणार नाही आणि म्हणून मी शिवसेनेच्या मागे पदांचा राजीनामा दिलाय, पण मी आज शिवसेना या पक्षातनं बाहेर पडण्याचा निर्णय मी आज जाहीर करत आहे। सच्चाई ये है कि शिवसेना से अलग होने के बाद राज ठाकरे कोई खास कमाल नहीं कर पाए और अगर पिछले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों की बात करें तो फिलहाल दोनों भाइयों को ही अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। बीएमसी में उद्धव ठाकरे का दबदबा है। इस बार चुनाव एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के चेहरे पर लड़ा जाएगा और बीएमसी में प्रदर्शन उद्धव ठाकरे की पार्टी का राजनीतिक भविष्य तय करेगा। दूसरी तरफ भाजपा महाराष्ट्र की राजनीति में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच कड़ी लड़ाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के साथ साथ राज ठाकरे ने भी अपना भविष्य दांव पे लगाया है।
अगर बीजेपी शिंदे गुट बीएमसी में जीत जाता है तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए खेल खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि करीब 2 दशक के बाद दोनों भाई साथ आने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन विरोधी इस साथ पर तीखा हमला बोल रहे हैं। राज्य को पूछो, जब हम कनकौली जाए हुए थे तो उनको कैसा सामना करना पड़ा। उस वक्त अगर एसपी की बात अगर हम नहीं सुनते तो राज ठाकरे की जान को भी खतरा था। तो हम लोग हमारे उस वक्त ये उद्धव का ही प्लान था कि राज नहीं जाना चाहिए, राज ठाकरे वहाँ नहीं पहुँचना चाहिए। बिल्कुल मैं बोलता हूँ। इसी साथ के ऐलान के बाद से महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी का युद्ध दिखाई दे रहा है। आप राजनीति करिए पर जोड़ने की राजनीति करिए, तोड़ने की नहीं। तो मुझे लगता है अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूँ मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ कोई। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूँ। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा है कि गुंडागर्दी किसी की नहीं सही जाएगी। भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि गुंडागर्दी हो रही है। हालांकि पूरा देश जानता है कि हर तस्वीर, हर बयान के पीछे मुद्दा सिर्फ वोटों का है। वरना बताइए, जो पार्टी मराठी अस्मिता के मुद्दे पर इतना बवाल मचाए हुए है, उसी पार्टी के चश्मो चिराग क्या इस तरह हिंदी में इतनी शुद्ध कविता पढ़ रहे होते? एक खोज पर निकला हूँ मैं, उसको खोजने निकला हूँ मैं। है वो कहाँ, क्या पता क्या पता। ए अंतर्यामी, तुम्हें खोजने निकला हूँ मैं, एक खोज पर निकला हूँ मैं। फिलहाल ये विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा। कल मुंबई में होने वाली विजय रैली में लंबे अरसे बाद दोनों ठाकरे बंधु एक साथ दिखेंगे और इसके बाद आंदोलन की अगली रणनीति तय होगी। तो मेरे साथ भारत की बात में आज इतना ही। कल फिर घंटी बजाओ में रात 8:30 बजे आप सभी से होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।